दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। सोचिए, आप एक आम ट्रेन की यात्रा पर हैं, लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। धुंध, अजीब आवाजें और कुछ ऐसा जो आपको हिलाकर रख देगा। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये है जिंदा रहने की लड़ाई, और मैं चाहता हूं कि आप हर पल इसका अनुभव करें। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर है ट्रेन के उस जंगल की ओर जहां लौटना आसान नहीं। चलो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली की ठंडी सुबह थी। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ईस्टर्न एक्सप्रेस के लिए यात्रियों की भीड़ जुटी हुई थी। ट्रेन की सीटी से वातावरण गूंज उठा और लोग जल्दी जल्दी अपने डिब्बों की ओर बढ़ने लगे। डिब्बों के अंदर हलचल मची हुई थी। कुछ लोग खिड़की वाली सीट पाने की जल्दी में थे, कुछ अपने बैग के साथ सीट तलाश रहे थे। रीमा, 21 साल की कॉलेज की छात्रा, अकेले सफर कर रही थी। हाथ में किताब और बैग में कैमरा रखा हुआ था। अमन, 27 साल का इंजीनियर, ऑफिस प्रोजेक्ट के लिए कोलकाता जा रहा था। उसका दिमाग हमेशा योजनाओं में डूबा रहता था। अर्जुन और मोहित, दो दोस्त, मस्ती मजाक में लगे हुए थे, लेकिन बहादुरी और शरारत उनमें बराबर थी। श्रीमती वर्मा, 50 साल की महिला, अपने 2 बच्चों के साथ सफर कर रही थी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से बाहर निकली। बाहर का दृश्य शहर का रोशनी से धीरे धीरे अंधेरे में बदल रहा था। खिड़कियों से सिर्फ धुंध और पेड़ों की लंबी परछाइयां दिख रही थीं। रीमा खिड़की से बाहर झांक रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सुकून था। उसने सोचा, यह सफर कुछ नया दिखाएगा। अमन लैपटॉप खोलकर काम में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी कान यात्रियों की फुसफुसाहट पर टिके थे। घंटों तक ट्रेन बिना किसी झटके के चलती रही। लोग खाना खाकर सो गए। कुछ लोग ताश खेल रहे थे, कुछ गाने गुनगुना रहे थे। रात गहराती जा रही थी। फिर अचानक रात के लगभग 2 बजे एक जोरदार झटका लगा। डिब्बे में बैठे लोग हिल गए। क्या हुआ? क्यों रुकी ट्रेन? खिड़कियों से बाहर झांकने पर बस घना जंगल दिखाई दिया। इतने ऊंचे पेड़ की उनकी चोटियां अंधेरे में खो रही थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि आसमान दिखाई नहीं दे रहा था। गार्ड दौड़कर इंजन की ओर गया। कुछ ही मिनट बाद वापस आया। पसीने से तरबतर उसने धीमी आवाज में कहा, इंजन काम नहीं कर रहा। सब ठीक लगता है, फिर भी ट्रेन नहीं चल रही। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। तभी एक बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नजर खिड़की पर थी। उसने कांपते हुए इशारा किया, माँ, वहां कोई खड़ा है। लोगों की नजरें खिड़की की तरफ गईं। कोहरे के बीच सचमुच एक परछाई खड़ी थी। लंबा काला सिलहूट, जिसके चेहरे की जगह सिर्फ 2 लाल चमकती आंखें थीं। लोग चीख पड़े। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अमन ने यात्रियों को संभालते हुए कहा, शायद ये हमारी आंखों का धोखा है। जानवर हो सकते हैं, रोशनी का भ्रम भी हो सकता है। हमें शांत रहना होगा। लेकिन प्रोफेसर दत्ता ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं बेटा, ये भ्रम नहीं था। ये जंगल शापित है। जो इसमें फंसता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। लोगों की सांसें अटक गईं। करीब आधे घंटे बाद एक और यात्री गायब हो गया। उसकी सीट खाली थी। न दरवाजा टूटा, न खिड़की, बस गायब। यात्रियों में आहरा तफरी मच गई। अब डर ने उन्हें जकड़ लिया था। अमन ने कहा, हमें नियम बनाने होंगे। कोई भी अकेला नहीं बैठेगा। किसी को नींद नहीं लेनी है। लोगों ने हाँ में सिर हिलाया। धीरे धीरे ट्रेन के डिब्बों में गायब होने की घटनाएं बढ़ती गईं। ट्रेन की लाइट झपकने लगी। हर बार जब लाइट झपकती, कोई नया यात्री गायब हो जाता। गिरते हुए तनाव और भय ने यात्रियों को आपस में लड़ने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन और मोहित ने प्रोफेसर पर शक किया, तुम जानते थे इसलिए नहीं बताया। लाइट फिर से झपकी। गिनती की गई। गार्ड गायब था। अब बस डर ही डर था। जंगल की ठंडी हवा में अमन, रीमा, मोहित, अर्जुन, प्रोफेसर दत्ता और कुछ अन्य यात्री धीरे धीरे पटरी पर चलने लगे। हर कदम पर उनके पैरों के नीचे पत्तियां क्रंच कर रही थीं और घास की आवाज जंगल की खामोशी में और डरावनी लग रही थी। रीमा कांपते हुए अमन का हाथ पकड़े हुए थी। अगर हमें कुछ हो गया तो? उसने डरते हुए पूछा। अमन ने उसे देखकर कहा, तो कम से कम हम कोशिश करते हुए मरेंगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, दूर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। रूही, कोई महिला बुदबुदाई। उसकी बेटी ट्रेन में रह गई थी। अर्जुन पागलों की तरह उस आवाज की ओर दौड़ा। अगर वो बच्ची जिंदा है तो हमें बचाना होगा। वो झाड़ियों में घुसा और कुछ ही पल बाद उसकी चीख सुनाई दी। जब बाकी लोग पहुंचे
तो वहां सिर्फ खून और फटी हुई शर्ट पड़ी थी। सबको समझ आ गया, जंगल सिर्फ भौतिक नहीं था, वहां कुछ अज्ञात शक्ति थी जो धीरे धीरे उन्हें खा रही थी। प्रोफेसर दत्ता ने कहा, ये वही जगह है जहां 50 साल पहले ट्रेन गायब हुई थी। जो कोई इस जंगल में आता है वो इसकी गिरफ्त में फंस जाता है। अमन ने फैसला किया कि उन्हें ग्रुप में रहना होगा। सबने हाथों में छड़ियां, मशाल और कुछ झाड़ियों के टुकड़े पकड़ लिए। लेकिन डर इतना बढ़ चुका था कि कुछ लोग अब आपस में लड़ने लगे। अर्जुन ने प्रोफेसर पर शक जताया, तुम जानते थे और कुछ नहीं कहा। अगर मैं सच कह दूं तो क्या तुम मान लोगे? प्रोफेसर ने शांत स्वर में कहा। जंगल की घनी धुंध में लाल आंखें चारों ओर झलक रही थीं। हर आवाज पर कोई गायब हो जाता। अमन ने गौर किया कि हर बार जब कोई गायब होता है तब ट्रेन की लाइटें झपकती हैं। उसने गार्ड से कहा, इंजन चेक करना होगा, शायद कोई सिग्नल है। लेकिन जब वे इंजन तक पहुंचे तो ड्राइवर अपनी सीट पर मृत पड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और खिड़की पर लंबे पंजों के निशान बने थे। अमन ने धीरे कहा, यह इंसान का काम नहीं हो सकता। काफी दूर चलने के बाद पटरी अचानक खत्म हो गई। अब सिर्फ टूटी लकड़ियां और मिट्टी थी। अब कहां जाए? रीमा ने डरते हुए पूछा। तभी पास के झाड़ियों से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। रूही! सब चौंक गए। मां तो ट्रेन में रह गई थी, फिर रूही यहां कैसे? रीमा ने कहा, यह जाल है, मत जाओ। लेकिन अर्जुन पागलों की तरह उस आवाज की ओर दौड़ा। कुछ सेकंड बाद सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। जब बाकी लोग पहुंचे तो वहां बस खून और फटी हुई शर्ट थी। अब बस 5 लोग बचे थे, अमन, रीमा, मोहित, प्रोफेसर और एक अन्य यात्री। जंगल और गहरा होता गया। पेड़ों की शाखाएं डरावनी तरह से झुक रही थीं, जैसे हाथ बनकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हों। तभी उन्होंने एक पुराने लोहे के बोर्ड पर लिखा देखा, शापित क्षेत्र, प्रवेश वर्जित। प्रोफेसर ने कहा, यही वही जगह है जहां 50 साल पहले ट्रेन गायब हो गई थी। तब से इस जंगल में आने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। तभी धुंध से एक पुरानी लापता ट्रेन दिखाई दी। उसकी खिड़कियों में डरावने चेहरे झांक रहे थे। यात्री चीख पड़े। अमन ने पास पड़ी मशाल उठाई। अगर हमें बचना है तो लड़ना होगा। आत्माएं उन पर टूट पड़ी। अमन मशाल लहराते हुए आगे बढ़ा। सब धीरे धीरे पीछे हटे। लाल आंखों वाली परछाइयां अब और नजदीक थीं। हर कदम पर एक नया डर। रात के अंधेरे में हर आवाज सच्चाई लग रही थी। रीमा ने कहा, हम अकेले नहीं बच सकते, हमें साथ रहना होगा। मोहित ने सहमति दी, लेकिन उसकी आंखें डर से लाल हो गई थीं। कुछ दूरी पर उन्हें एक छोटे तालाब का पानी दिखाई दिया, लेकिन तालाब के पास कई साए घूम रहे थे। वहां मत जाओ, प्रोफेसर ने चेताया, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें आगे बढ़ना ही होगा। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक गांव दिखा, लेकिन जंगल की परछाइयां पीछे पीछे थीं। अमन ने सबको कहा, बस थोड़ी दूरी और, हमें गांव तक पहुंचना होगा। गांव में पहुंचकर गांव वाले उन्हें पानी पिलाने लगे, लेकिन रात में रीमा ने आईने में देखा, उसके पीछे उसकी परछाई खड़ी थी। अमन दौड़ा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रीमा ने कांपते हुए कहा, हम बचकर भी नहीं बचे। और तभी खिड़की के बाहर से ट्रेन की सीटी गूंज उठी। गांव की रोशनी के करीब आते ही अमन, रीमा, मोहित, प्रोफेसर दत्ता और बाकी यात्री थोड़े शांत हुए। उनका शरीर थक चुका था, दिल की धड़कनें तेज थीं और आंखों में डर की झलक थी, लेकिन लाल आंखों वाली परछाइयां पीछे पीछे आ रही थीं। बस थोड़ी दूरी और है, अमन ने जोर से कहा। रीमा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जैसे ही वे गांव में पहुंचे, गांव वाले दौड़े और उन्हें पानी पिलाया। कुछ लोग घबराए हुए थे, कुछ मदद करने आए, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि जंगल से आए लोग इतने डरावने हाल में कैसे पहुंच गए। एक बुजुर्ग ने पूछा, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो? अमन ने हाँफते हुए कहा, हम ट्रेन से आए थे, लेकिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। बुजुर्ग की आंखें चौड़ी हो गईं। बेटा, इस पटरी पर 50 साल से कोई ट्रेन नहीं चली। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रीमा कांपते हुए बोली, लेकिन हमने खुद देखा, हम उसी ट्रेन में थे। तभी गांव के बच्चे ने जंगल की ओर इशारा किया। वहां जहां ट्रेन खड़ी थी, अब सिर्फ टूटी हुई पटरियां और जंग लगी लकड़ियां थीं। यात्री एक दूसरे को देखते रहे। क्या सचमुच उनका सफर वास्तविक था या केवल एक भयानक सपना? रात गहरी थी। रीमा और अमन गांव के बाहर खड़े थे। अचानक हवा में सीटी जैसी आवाज गूंजी। वो ट्रेन? मोहित ने कांपते हुए पूछा।
तभी लाल आंखें धुंध में चमकी। ट्रेन की परछाइयां धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थीं। अमन ने कहा, हमें लड़ना होगा, भागकर कुछ नहीं होगा, हमें उनका सामना करना होगा। मोहित ने झाड़ी का टुकड़ा उठाया। अर्जुन ने मशाल तैयार की। प्रोफेसर दत्ता ने शांत स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही ट्रेन की परछाइयां उन्हें घेरे, अमन ने मशाल उनके चेहरे पर मारी। वे चीखे और पीछे हट गए। रीमा ने देखा कि कुछ परछाइयां अचानक धुंध में घुल गईं। मोहित ने कहा, हम उन्हें हराने लगे हैं। लेकिन तभी विशाल काली आकृति दिखाई दी, लाल आंखें, नुकीले पंजे और गरजती हुई आवाज। यह जंगल का शापित रक्षक था। अमन ने सारी ताकत से मशाल उसके सामने घुमाई। आकृति चीखी और धुंध में घुल गई। सभी यात्री डर और थकान से लथपथ थे। उन्होंने पीछे देखा, पर जंगल की परछाइयां गायब थीं। सुबह हुई। धूप के पहले किरणों ने गांव पर हल्का प्रकाश डाला। लोग अपने घरों में लौटे, लेकिन रीमा आईने में देखकर चीखी। उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन आईने में उसकी परछाई अलग तरह की खड़ी थी। अमन दौड़ा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। रीमा कांपते हुए बोली, हम बचकर भी नहीं बचे। गांव वाले उन्हें सहारा देते हुए अंदर ले गए, लेकिन रात को जंगल से आवाजें आती रहीं। ट्रेन की सीटी की गूंज अब भी उनके कानों में थी। कुछ दिन बाद गांव में अमन और रीमा बाहर बैठे थे। रीमा ने देखा कि गांव के बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन उनकी परछाइयां लाल आंखों वाली धुंध में खड़ी थीं। अमन ने कहा, शायद ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये जंगल कभी हमें छोड़ता नहीं। रीमा ने धीरे से सिर हिलाया। शायद हमारी जिंदगी अब वही जंगल है, चाहे हम दिखें या न दिखें। जंगल की आवाजें दूर से आती रहीं और ट्रेन की सीटी फिर गूंजी, जैसे किसी नई यात्रा के लिए बुला रही हो।